देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमने अक्सर बेमौसमी सब्जियों की आवक तो देखी ही है, लेकिन आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बेमौसम फल यानी कि तरबूज के बारे में, जिसे उगाया है दिल्ली के ही पास रहने वाले एक किसान ने। ये कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस हिस्से में। गर्मी के मौसम में हम ऐसे फलों की तलाश में रहते हैं जो हमें अंदर तक पोषण और तरावट से भर दे। ऐसे फलों की फहरिस्त में सबसे ऊपर आता है तरबूज का नाम, जो हमें अप्रैल माह से बाजार में दिखने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये फल ठंड के मौसम में हमें आसानी से मिल जाए? चौंकने वाली बात तो है, लेकिन उन्नत तकनीकी से अब ये संभव हो गया है। बेमौसम सब्जियों के साथ अब बेमौसमी फल उगाकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तिगीपुर के किसान सतीश कुमार कुछ ऐसा ही कारनामा कर रहे हैं। सर्दी की दस्तक के साथ तरबूज के खेत में दस्तक दे रहे ये है किसान सतीश कुमार जी, जो पिछले 4 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती करते आ रहे हैं। इसके साथ ही ये अपने खेतों में मिर्च और ब्रोकली की पैदावार भी लेते हैं। लेकिन पिछले साल से ही इन्होंने कुछ अलग करने का विचार बनाया और प्रायोगिक तौर पर आउट सीजन में तरबूज की खेती की। हालांकि शुरुआत में वो अपनी इस फसल पर खासा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन इस साल खेत में लगी तरबूज की फसल से उन्हें अच्छे मुनाफे की संभावना है। मैं स्ट्रॉबेरी की खेती करता हूँ और हरी मिर्ची और ब्रोकली इनका काम करता हूँ। मैं पिछले 2 साल से स्ट्रॉबेरी की जो खेती करता हूँ उसी पे मैं मतलब फरवरी मार्च में जो है तरबूज की खेती भी उसी में ही करता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है अप्रैल में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तरबूज की फसल हो जाती है। तो मैंने सोचा कि भाई जब इस टाइम का तरबूज हो सकता है तो क्या बरसात के बाद का तरबूज भी तो हमारे यहाँ हो सकता है। हमारी मिट्टी, पानी, सब चीज़ें जो हैं सेम हैं, मतलब कि अच्छी हैं। तो मैंने फिर जो है अपने दोस्त हैं कुणाल जी, हमारा एक FAO बना हुआ है, उनसे मैंने जो है डिस्कस किया कि भाई इस टाइम का तरबूज क्यों नहीं हो सकता। तो हमने पिछले साल थोड़ा सा लगा करके ट्रायल किया था 2 बीघे में, लेकिन हम उसकी इतनी गौर नहीं कर पाए, ना उसकी टाइम पे खाद दवाई पानी कर पाए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का भी उसी टाइम बिजाई का टाइम था। तो इसलिए उसमें पिछले साल हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर हमने जो है इस साल 1 एकड़ लगाया और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट रहे। 1 एकड़ है, इसमें इस टाइम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों चीज़ बड़ी अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छे। तो 14 अगस्त को हमने लगाया था, लेकिन अब की बार अगस्त सितंबर के एंड तक बरसातें चलती रही, और नहीं तो 20 सितंबर के आसपास बरसात हट जाती है, लेकिन अब की बार पूरे सितंबर तक बरसात रही। लेकिन इतनी बरसात के होने के बावजूद भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। अब इसमें ये मान के चलो हफ्ते के अंदर अंदर तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि किसान भाइयों, दिल्ली NCR में जो है इन दिनों का तरबूज हो सकता है अगर आप लोग मेहनत करें तो। गर्मी का जो हम तरबूज लगाते हैं, अगर आपका अप्रैल के एंड तक अगर आपने हार्वेस्टिंग कर ली तो आपको बाज़ार मिल जाता है। उसके बाद तो 4-5 रुपये किलो बिकता है। आज आज़ादपुर मंडी में 25 रुपये किलो का रेट है तरबूज का। तो उस टाइम की प्रोडक्शन अगर 20 टन अगर आपके खेत में अगर तरबूज निकला तो 5 रुपये किलो से वो कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का। आज अगर 20 टन 25 रुपये का तो 5 लाख रुपए का है। तो प्रोडक्शन में चाहे अगर इस टाइम की अगर हल्की प्रोडक्शन भी कम है, लेकिन रेट तो अच्छे हैं। और जो टेस्ट गर्मी के तरबूज में जो मीठापन था ना, वो उससे ज़्यादा मीठापन इस टाइम के तरबूज में लगा हमें। क्योंकि देखो हमने उस टाइम का भी लगा रखा है गर्मी का, और हमने इस टाइम का भी लगाया है। मतलब कि इतना मीठा है कि आप खाओ तो ये लगे कि हाँ भाई कोई चीज़ खाई। सतीश जी इस नई सफलता के पीछे वो अकेले नहीं हैं।
बल्कि किसान संगठन उन्हें बीज से लेकर बाजार तक हर तरह से सहायता कर रहा है। एक हमने क्लब बनाया केवीके की कृषि विज्ञान केंद्र की मदद के द्वारा, भूमिपुत्र कृषक क्लब, और उसके बाद हमने इकट्ठा होकर काम शुरू किया, किसानों को जोड़ना शुरू किया और आज हमने एक एफपीओ खड़ा कर लिया है, एक एफपीओ बनाया है जो एक केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है कि कुछ किसान इकट्ठा होकर के एक डिमांड रख सकते हैं, एक उनके पास वॉल्यूम हो जाता है, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे रेट पे बेच सकते हैं, किसी से बार्गेन करने की ताकत उनके अंदर आ जाती है। तो आज हमने एक एफपीओ खड़ा किया हुआ है और एफपीओ के ही माध्यम से ये आज आप जो देख रहे हैं, पिछले 2 साल में हमने इस पे कोशिश की कि क्या उत्तर भारत में तरबूज की फसल हो सकती है। तो लगातार सतीश भाई जी उसमें जुड़े हुए डायरेक्टर हैं हमारे, उन्होंने कोशिश की लगातार, सतीश जी ने और सुरेंद्र जी ने भी, और इसको पिछले साल लगा के हमने पहले सितंबर में इसकी बुआई की। सितंबर बुआई के बाद में जब ये पिछले साल फ्रूटिंग पे आया तो ख़राब होने लगा। फिर हमने सोचा कि नहीं, सितंबर थोड़ा लेट हो गया है, ठंड जल्दी आनी शुरू हो जाती है और ये सर्दी में ख़राब होना शुरू हो जाता है। इस बार हमने ये अगस्त में इसकी बुआई की। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण भी यह आज फील्ड आप देख रहे हैं कि ऐसा अच्छा खड़ा हुआ है। अगर इतनी अधिक वर्षा नहीं होती तो इससे भी अच्छे रिज़ल्ट मिलने थे, परंतु आज भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके मिले हैं। और आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में पहली बार तरबूज की खेती इस समय पे अक्टूबर नवंबर के महीने में ले सकते हैं, जो आपको फ़ायदेमंद हो सकता है, आपका फ़ायदा होगा। और इससे किसानों, जितने भी हमारे किसान हैं वो भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं और इकट्ठा होकर हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिससे हम अपने सामान को मार्केट में अच्छे रेट से बेच सकें। सतीश जी का ये प्रयास उन किसानों के लिए लाभ की राह दिखलाता है जो पारंपरिक फसलों से हटकर कुछ अलग करने की चाह रखते हैं। और इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट हमारा पशुधन के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में अंडों की बढ़ती मांग मुर्गी पालन के क्षेत्र में 4 चांद लगा देती है। लेकिन अगर आपको इस मौसम के अंदर ज्यादा मुनाफा कमाना है तो उसके लिए जरूरी है मुर्गियों की ठीक प्रकार से देखभाल करना। आइए कार्यक्रम में आपको इसी के संबंध में दें कुछ विशेष जानकारियां। ठंड के मौसम में स्फूर्ति बनाए रखने और बेहतर पोषण के लिए अंडों की मांग बढ़ना लाजमी है, लेकिन इस खपत को पूरा करने और उत्पादन को बनाए रखने के लिए मुर्गी पालकों को भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी सी अनदेखी बड़ा नुकसान दे देती है। इसीलिए सर्दियां शुरू होते ही मुर्गियों के आहार से लेकर उनके आवास में जरूरत के हिसाब से बदलाव करने चाहिए। पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले मुर्गी पालकों को चाहिए कि वो चूजों को खरीदने से लेकर उनको बेचने तक काफी ध्यान दें। चूजे लेने से पहले बाड़े को कीटाणुनाशक दवा से अच्छी तरह धो लें और दीवारों पर भी छिड़काव कर दें। इसके अलावा चूजे स्वस्थ हो और ऐसी जगह से खरीदें जहां जन्मजात बीमारियां ना हो। साथ ही चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन और मोरेक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। सर्दियों में चूजों को खास देखभाल की जरूरत होती है। चूजों को ठंड से बचाने के लिए गैस ब्रूडर, बांस के टोकने के ब्रूडर, चद्दार के ब्रूडर, पेट्रोलियम गैस, सिगड़ी, कोयला, लकड़ी के गिट्टे, हीटर की तैयारी चूजे आने के पूर्व ही कर लेनी चाहिए।
ज्यादा ठंड होने पर चूजों के घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना चाहिए। इस मौसम में चूजों की डिलीवरी सुबह के समय ही कराएं। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू करके रखें। चूजों के साथ मुर्गियों को भी इस मौसम में देखभाल की जरूरत होती है। मुर्गी आवास को गर्म रखने के लिए आवास के ऊपर प्लास्टिक, बोरे, फट्टी बिछाएं। रात में जाली का लगभग 2 फीट नीचे का हिस्सा पर्दों से ढक दें। जाली में खाली बोरी और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अंगीठी या स्टोव जलाते समय धुआं बाहर निकाल दें। दिन के समय ऐसी व्यवस्था रखें कि कम से कम 2 घंटे धूप अंदर जा सके। फर्श पर 3 से 5 इंच की बिछाली डालें, जिससे तापमान को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही मुर्गियों के आहार पर भी खास ध्यान देना होता है। सुबह के समय गर्म भोजन खिलाना बेहतर होता है। वहीं दिन में आहार में नमक और चाक मिलाकर मिश्रित फीड दे सकते हैं। शाम के समय विभिन्न प्रकार के अनाज का मिश्रण देना चाहिए। इस समय इस बात का ध्यान रखें कि अनाज को अच्छी तरह से कुचल कर दिया जाना चाहिए, जिससे भोजन निगलने और पचाने में ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता न हो। इसके अलावा पीने के लिए हर बार गुनगुना पानी ही दें। इस तरह देखा जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखकर इस मौसम में हानि को लाभ में बदला जा सकता है। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। नवंबर मंथ पशु कैलेंडर। इस माह में मौसम में बदलाव गर्मी से सर्दी की ओर हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में नहीं जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं में रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन सुनिश्चित मात्रा में खनिज मिश्रण दाना में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, एंट्रोटिक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक रोगों का टीकाकरण इस माह में जरूर लगवा लें। पशु स्वस्थ रहे इसके लिए पशुओं को अतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर दें। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों को गर्भित करने का ये उचित माह है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे ब्याहे परजीवी से बचाने हेतु कीटाणुनाशक दवा के घोल में डुबोएं या भिगोएं। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। सर्दियों का मौसम हरी सब्जियों के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर सर्दियों के इस मौसम में साग के साथ साथ आप जड़ वाली सब्जियां भी उगाएं तो अच्छा आर्थिक मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही युवा किसान। ये गाजर की खेती करते हैं और किस तरह से दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की मुंह जुबानी। हरियाली से भरे ये खेत किसे नहीं लुभाते। यही वजह है कि ज्यादातर युवा वर्ग उच्च शिक्षा लेने के बाद खेतों की तरफ मुड़ रहे हैं। उनके इस कदम से खेतों को भी लाभ मिल रहा है और युवाओं को भी। युवा वर्ग नई तकनीकों को अपनाकर कृषि को नया रूप देने में लगे हैं। ऐसे ही एक युवा किसान हैं लक्ष्य डबास, जिन्होंने पढ़ाई करने के बाद जैविक खेती शुरू की। दिल्ली के युवा किसान लक्ष्य डबास 10 एकड़ खेत में जैविक खेती कर रहे हैं।
एमए की डिग्री लेने के बाद लक्ष्य ने कृषि में भविष्य बनाने की ठानी। हालांकि उनके परिवार में पहले से खेती की जाती थी, लेकिन उनके परिवार ने कभी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी महत्ता लक्ष्य को पढ़ाई के दौरान ही हुई और उन्होंने भी इसे आगे बढ़ाने का सोचा। हालांकि लक्ष्य के लिए खेती का काम नया था, इसके लिए उन्होंने धीरे धीरे जानकारी जुटानी शुरू की और खेती शुरू की। और आज लक्ष्य अपने खेतों में करीब 45 किस्म की सब्जियां उगा रहे हैं, साथ ही अनाज का उत्पादन भी कर रहे हैं। फसलें उगाने में वो मौसम का और जैविक खाद का खास ख्याल रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके खेतों से जिन घरों में उपज जाती है वहाँ की पूरी थाली ही जैविक हो। हमारे फादर ने बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन को बाईपास कर दिया। तो इस ज़मीन पे जहाँ हम हैं अभी जटखोड़ में, यहाँ पे कभी केमिकल यूरिया पेस्टिसाइड डला ही नहीं। तो यही था हम अपना जब मैंने पढ़ाई करी तो मुझे वैल्यू पता लगी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और ये पता लगा कि कितना बड़ा हमारी एग्रीकल्चर को और हमारी हेल्थ को, कस्टमर्स की हेल्थ को कितना बड़ा प्रॉब्लम है और कितनी रिस्क है। तो उसी के अंदर मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी और लगा कि इसके अंदर फ्यूचर है। लक्ष्य जैविक खेती कर संवार रहे भविष्य। करीब 10 एकड़ के खेत में कई तरह की फसलें उगा रहे हैं। इस समय इनके खेत में करीब 45 किस्म की सब्जियां लगी हैं। लक्ष्य ने अंतर फसलें लगा रखी हैं। इसके साथ ही वो मल्टीलेयर खेती को अपनाते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह फसलें एक दूसरे को परस्पर सहयोग करती हैं। इससे फसलों की रोगों और कीटों से भी रक्षा होती है। मल्टी क्रॉपिंग के अंदर भी हम बहुत सारे ट्रायल करते रहते हैं। जैसे कि अभी हमने बरसातों के मौसम में जो एक ही पैच के अंदर हमने बांस गाड़ के स्ट्रक्चर तैयार कर रखा था। ज़मीन के अंदर हमने अदरक, अरबी इस टाइप की सब्जियां बो रखी थी। ज़मीन के ऊपर हमने 6 इंच तक की लीफी वेजिटेबल्स तैयार कर रखी थी, जैसे कि पालक हो गया, चौलाई हो गई। और हमने फिर उसके साथ में ही डंडे गाड़ रखे थे जिस पे हमने घिया तोरी की बेल चढ़ा दी थी। और 2 क्यारियों के बीच में हमने मूंग दाल या मसूर दाल इस टाइप से हम कोई दाल बो देते हैं। तो इसमें हम एक ही पैच से 4 फसलें एक साथ ले लेते हैं और ये चारों फसलें एक दूसरे से न्यूट्रिशन की कंपटीशन नहीं करती है। एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिससे वो सारी ही एक दूसरे को फायदा देती है। फसलों को सुरक्षा देने के लिए जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप लगाते हैं। वो मानते हैं कि खेती में प्रयोग की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से नए आविष्कार कर खेती के कार्य को सरल बना सकते हैं। लक्ष्य ने भी नराई के लिए खास उपकरण बनाया है। इसके अलावा वो बीजों को सीधे खेतों में नहीं बोते, बल्कि पहले उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। वो मानते हैं कि सीधी बिजाई से जिन बीजों का अंकुरण नहीं होता, उससे भूमि का कुछ हिस्सा खाली रह जाता है, जबकि नर्सरी तैयार करने से इस समस्या से बचा जा सकता है। इसके अलावा इस तकनीक से खरपतवारों पर भी काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। लक्ष्य अंतर फसलें लगाकर भूमि के हर हिस्से का करते हैं इस्तेमाल। मल्टीलेयर खेती करके कई गुना लाभ कमा रहे हैं। खेतों में सीधी बिजाई नहीं करते, नर्सरी तैयार करके रोपण करने से मिलता है ज्यादा लाभ। देश भर के विभिन्न हिस्सों के किसान उनके लिए खेती कर रहे हैं। करीब 15 राज्यों के 55 किसान उनके संपर्क में हैं, जो खेती करते हैं और उपज लक्ष्य को देते हैं। लक्ष्य इस उपज को प्रोसेसिंग करके बाजार में बेचते हैं। इस तरह उनका दायरा बढ़ रहा है। आज लक्ष्य के पिता को इस बात की संतुष्टि है कि उनके परिवार के साथ साथ उनसे जुड़े परिवार बिना रसायन वाला शुद्ध भोजन ग्रहण कर रहे हैं। वो बताते हैं कि साल 2000 से थोड़ी बहुत जानकारी लेकर खेती को शुरू किया और उनके बेटे ने इसे आगे बढ़ाकर यहाँ तक ला खड़ा किया है। लक्ष्य ने अपनी कड़ी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है, इसे वो बाकी युवा किसानों से साझा करते हैं। वो चाहते हैं कि देश का युवा कृषि में सुनहरा भविष्य बनाए। इसके लिए लक्ष्य बाकायदा कार्यशाला आयोजित करते हैं ताकि ज्ञान और जानकारी का लाभ लिया जा सके। तो
तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। गांव किसान कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप गांव किसान कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स को देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।